जी, तो लास्ट क्लास में हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे हाइड्रोजन की। इसमें हम देख चुके थे कि एटॉमिक हाइड्रोजन अपन ने सबसे पहले देखा था। इसमें अपन ने बात करी थी कि H2 को जब आप हीट करते हो तो वो अपनी एटॉमिक फॉर्म H+ में कन्वर्ट होता है। तो H2 को जब हीट करते हैं तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है और उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है, या स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। ठीक है ना। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल लिख देते हैं अपन। क्लियर। अगली अपन ने बात करी थी नेसेंट हाइड्रोजन की। नेसेंट हाइड्रोजन भी मैं आपको बता चुका था, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होता है इसका मतलब। तो जब रिएक्शन में H+ में कन्वर्ट होता है तो उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। आप इसको कन्वर्ट करवाने के लिए जो क्या बोलते हैं कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं इन सॉर्ट ऑफ, या फिर जिसकी हेल्प ले सकते हैं वो है जिंक पाउडर। ठीक है ना। क्यों? अगर जिंक पाउडर नहीं मिलता तो ये H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो H+ एक्वस को जब आप जिंक से रिएक्ट करवाते हो तो नेसेंट हाइड्रोजन प्लस Zn+2 बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये H2 में कन्वर्ट हो जाती है, आपको फिर नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। क्लियर। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी की फॉर्म में नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होती है दैट ऑफ एटॉमिक के। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लेस स्टेबल है, हाईली रिएक्टिव होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। एड्सॉर्प्शन ऑफ एनी गैस ऑन मेटल सरफेस is known as occlusion. When molecular hydrogen is adsorbed on a metal surface, then this hydrogen is known as occluded hydrogen. ठीक है। तो किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एडसॉर्ब होना ऑक्लूजन कहलाया जाता है, और अगर वो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो मैं उसे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलूंगा। ठीक है। किसी भी मेटल की सरफेस पे गैस का एब्जॉर्ब होना ऑक्लूजन कहलाया जाता है, और अगर वो गैस हाइड्रोजन हो इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म तो मैं उसे बोलूंगा ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करोगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन नेसेंट, एंड लास्ट इज व्हाट? ऑक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ऑक्लूडेड भैया मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है। अपन जानते हैं एटम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है दैट ऑफ मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और वो होते हैं कौन? ऑर्थो एंड पैरा। दीज आर नथिंग बट न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए। हाँ जी।
तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है, उसी तरह प्रोटॉन्स भी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है। याद रखने का तरीका, बेंजीन से ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हो? पैरा। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स घूम रहे हैं तो उसे मैं पैरा हाइड्रोजन बोलूंगा। मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे आप पैरा हाइड्रोजन बोलोगे। और अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यानी कि इसके अंदर ऐसा होगा कुछ, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा होगा, और अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो मैं उसे ऑर्थो हाइड्रोजन बोलूंगा। स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो पैरा ज्यादा स्टेबल होता है दैट ऑफ ऑर्थो के। क्यों ऐसा बोलने का भी अपना एक रीजन है, क्योंकि 0 केल्विन पे पैरा एग्जिस्ट करता है, नॉट ऑर्थो। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो 0 केल्विन ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है दुनिया में, बट अपन अगर बिल्कुल लॉजिकली बात करें तो कम टेम्परेचर पे पैरा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उतने कम टेम्परेचर पे ऑर्थो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। पहली मैं इसमें बात करूंगा लैब मेथड। तो आप जिंक की रिएक्शन एसिड से करवा दो, लेकिन एसिड ध्यान रखिएगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ये बस पड़ा रहता है। पड़ा रहता है का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप जब देखेंगे, जैसे मैं जिंक की रिएक्शन HCl से करा दूं तो ये Zn+2+H2 गैस देगा, लेकिन कॉपर HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है भैया? तो ये हम समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार है। लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली मन से जान, करीना कोई फेंके कौन, नीचे सुनो पंजाबी, पागल है क्योंकि आज होगी पिटाई। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये उससे पहले वाले एलिमेंट है। तो इन सारे पहले वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब मैं देखूँ कॉपर, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इसलिए जब आपने जिंक की रिएक्शन HCl से करवाई, तो जिंक ने तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाया, इसलिए उस केस में कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। Zn+2 है बेटा ये। ठीक, अब आगे अगर अपन बात करें तो जिंक की रिएक्शन जब आप NaOH से करवाओगे, तो वो हाइड्रोजन गैस प्लस इसी एलिमेंट का सॉल्ट दे देता है Na2ZnO2। ठीक है, ये रिएक्शन सेम चलती है एम्फोटेरिक जितने भी होते हैं सबके लिए। एल्यूमिनियम की करवा दो, Sn की करवा दो, Pb की करवा दो, Pe की करवा दो, Cr की करवा दो। इनमें से किसी की भी रिएक्शन आप NaOH के साथ करवा दो, H2 गैस सब में निकलेगी। यहाँ पे बनेगा Na2AlO2, यहाँ पे बनेगा Na2SnO2, यहाँ पे बनेगा Na2PbO2, यहाँ बनेगा Na2BeO2, यहाँ बनेगा NaCrO2, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है इसलिए। क्लियर? चलिए, next we'll talk about electrolysis of barium hydroxide at nickel electrode। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिलती है वो 99.95% प्योर हाइड्रोजन होती है। ठीक है,
तो जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो एक तो आपको Ba2+ और एक H+ मिलेगा, लेकिन H+ की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज दैट ऑफ Ba, उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है एज दैट ऑफ Ba। तो कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन की, तो सबसे पहले ब्राइन पता होना चाहिए। ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ठीक है ना। डाइल्यूट NaCl पे अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl पे अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। कैथोड पे यहाँ पे जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है, H+ कन्वर्ट होता है H2 में, Cl- कन्वर्ट होता है Cl2 में। बाय प्रोडक्ट के नाम पे आपको मिलेगा NaOH। ठीक है। हो सकता है वो आपसे कुछ एक रिएक्शन भी पूछ ले कि सेलेक्ट द करेक्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। में एक सवाल करवा देता हूँ छोटा सा। इन विच H2 gas produces। तो 4 रिएक्शन आपको दे रखी है, इनमें से बताना है कि H2 गैस किस किस में निकलेगी। CaH2 plus H2O, B2H6 plus H2O, SiH4 plus H2O, NaH plus H2O। तो P ब्लॉक का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओ, P ब्लॉक के एलिमेंट का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो उसका ऑक्सी एसिड बनता है, जबकि S ब्लॉक के एलिमेंट का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो उसका बेस बनेगा। जैसे H2 गैस सब में लिबरेट होती है बेटा, मैं बता देता हूँ, है ना। लेकिन प्रोडक्ट आप कैसे अज्यूम करोगे? क्या बोला मैं आपको? P ब्लॉक का ऑक्सी एसिड बनाना है और D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का बेस। तो इसको तोड़ो H++OH- में हर बार। तो बताइए बेस क्या बनेगा? H2 गैस लिबरेट हो गई ऐसे, ये -1 में, ये +1 में है, और इसमें बेस क्या बनेगा? NaOH। क्यों बनेगा भैया? S ब्लॉक का था, यहाँ पे सिमिलरली बेस क्या बनेगा? COH का होल ट्वाइस। लेकिन ये दोनों P ब्लॉक के हैं। H2 गैस तो निकली, यहाँ पे -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, लेकिन यहाँ बनेंगे बोरोन और सिलिकॉन के ऑक्सी एसिड। ठीक है। बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, सिलिकॉन की होती है +4। तो +3 का ऑक्सी एसिड बोले तो H3PO3 निकाल के देख लीजिएगा, +3 ही आएगी। इसकी H4SiO4 निकाल के देख लीजिएगा, +4 ही आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, कभी भी आप हाइड्रोकार्बन बोले तो CnH2n+2 की रिएक्शन स्टीम से करवा दो। स्टीम माने H2O in the presence of cobalt as a catalyst at a temperature 1273 Kelvin। आपको हमेशा CO plus H2 गैस मिलनी है। सिन गैस बोलते हैं, सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस क्यों? क्योंकि मीथेनॉल बनाने का काम करती है। ठीक है, वो रिएक्शन भी आगे लिखवाऊंगा, हालांकि पी ब्लॉक में भी वो रिएक्शन लिखवाई जाएगी। अब सपोज आपको H2 गैस का अमाउंट बढ़ाना है, तो COH2 की रिएक्शन करवा दीजिए स्टीम के साथ। स्टीम माने वाटर। CO क्या करेगा? इस वाटर का ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 गैस बना देगा, और आपको हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो अपने आप ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर जाता है उसमें। फिर आगे मैं बात करूँ तो कोल प्लस स्टीम की रिएक्शन आप 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एज अ कैटलिस्ट करवा दो, आपको CO प्लस H2 गैस मिल जाएगी। कोई अगर अपने से पूछे भैया कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन किस में होता है, या कौन सी प्रोसेस, अगर आपको हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करवाना है तो कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा करवाई जाती है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो? तो सबसे पहले आता है भैया पेट्रोकेमिकल, उसके बाद आता है कोल, देन आता है इलेक्ट्रोलिसिस, और बाकी फिर लास्ट में आते हैं अदर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, H2 कलरलेस होती है, वोटरलेस होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, डायमैग्नेटिक नॉन पोलर, हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज नाउ। उसमें पहला आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो X2 की रिएक्शन H2 से करवा दो, वो HX देगा। रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करोगे तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। ये भाई साहब डार्क में भी रिएक्ट कर जाते हैं, अंधेरे कमरे में भी रिएक्ट कर जाएगा, ये चमक उठेगा विदाउट एनी सनलाइट और समथिंग। ठीक है, Hi2 जैसा कि आपने देखा कि रिएक्टिविटी की केसेस में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम थी, तो ये तो डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है। जबकि इसके बेसिस पे बात करूं तो आयोडीन में आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिए। अब अगर आप फॉर्मेशन की बात करोगे तो इनका जो H होता है वो माइनस डेल्टा एच एफ होता है, माने माइनस डेल्टा एच एफ का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। अब एच एफ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है ना, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये इसके डेल्टा एच एफ का ऑर्डर है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की जब आप बात करेंगे तो O2 H2 के साथ रिएक्ट करके H2 को बनाता है। इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है, थर्मो केमिस्ट्री के पाप हैं ये, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप ग्रुप 16 की बात करोगे तो X प्लस H2 गिव्स H2X। यहाँ पे डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन किसका, सिर्फ H2O और H2S का। लेकिन जब आप बात करोगे इसके बाकी फैमिली मेंबर्स की, यानी कि H2S और H2Se की, तो उसका जो डेल्टा H होता है, ध्यान रखिएगा, वो पॉजिटिव होता है। क्यों? साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो एनर्जी रिलीज भी उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।